नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलने के बाद फिर से एक बार ईवीएम का जिन चिराग से बाहर आ गया है। जहां कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर हल्ला बोल दिया है और इसके साथ ही अब कांग्रेस के साथ साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का भी नाम शामिल हो गया है। एक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को घेरते हुए सवाल किए हैं और जिसके बाद से ही एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ईवीएम हॉट टॉपिक बन गया है। विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल ने कहा है कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, जहां जहां हारते हैं वहां सवाल उठाते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा सुनिए आप। 29 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यही कुरुद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस को, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात यह है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ नहीं है। अभी धान कितना दिन हुआ है, जहाँ है उसको संग्रहण कर ले जा रहे हैं, कोई खरीदी केंद्र में अभी जाम नहीं लगा है। तो आपने सुनी है सियासी प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। आशीष यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। और हम किसी सियासी पार्टी का रुख करें उससे पहले हम आपका ही, रमेश पांडे जी, रुख कर लेते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईवीएम का जो मामला चल रहा है और अब तो ये कहा जा रहा है कि सड़कों पर उतरेगा विपक्ष पूरा ईवीएम मुद्दे को लेकर के। क्या आपको भी ये लगता है कि वास्तव में ईवीएम में खेला किया जा रहा है, ईवीएम के माध्यम से सरकारें बनाई जा रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हैक उस चीज को किया जा सकता है जो नेटवर्क में हो। जो चीज नेटवर्क में है ही नहीं, वो हैक कैसे हो सकता है? आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कैलकुलेटर आपने देखा है ना? कैलकुलेटर सभी दुकानों पे सारे व्यवसायी इस्तेमाल करते हैं। ग्राहक और व्यापारी का एक अनोखा संबंध बनता है। क्या आपने कभी सुना कि कैलकुलेटर हैक हो सकता है? कैलकुलेटर हैक इसीलिए नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें बताता है, कैलकुलेट करता है, लेकिन उसका नेटवर्क किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो जो दूसरे से कनेक्ट नहीं है वो हैक कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। हैकिंग का सवाल तब होता है जब कोई चीज एक दूसरे नेटवर्क से जुड़ी हुई हो। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा, आयोग ने भी कई बार कहा। आयोग ने तो यहाँ तक कि राजनीतिक दल के लोगों को कहा कि वो अपने ऐसे एक्सपर्ट को ले आए जो कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, वो प्रदर्शन करके दिखाए। लेकिन जब वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो सिर्फ प्रदर्शन करने, इसका केवल एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आपके मुताबिक भी ये ईवीएम को लेकर के केवल ये जो हो हल्ला हो रहा है और ये सियासी मुद्दा है, केवल अपना पक्ष में माहौल और जनता को जो आरोप लगाती है बीजेपी के बरगलाने का काम किया जा रहा है, वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक छोटी सी बात और हाँ, आप जोड़ दीजिए। आप देखिए,
वो जिस बैलेट प्रणाली को हटा करके ईवीएम प्रणाली लाई गई थी, हाँ। वो किस सरकार ने लाया था? वो कांग्रेस की सरकार ने ले आया था। और आज कांग्रेस की सरकार ये कह रही कि ईवीएम प्रणाली अच्छी नहीं है। अगर ईवीएम प्रणाली में कोई धोखाधड़ी हो सकती थी तो कांग्रेस की सरकार इस देश से कभी न जाती, वो हमेशा ईवीएम से सरकार बनाती रहती। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो आज ईवीएम कैसे खराब होगा? उस ईवीएम पे सवाल कैसे उठ रहा है? चलिए ठीक है, आशीष यादव जी, आपने सुना ईवीएम लाने वाले आप ही हैं और आज आप ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, किसी भी नई पद्धति को लेकर आना या किसी भी नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, ये तत्कालिक सरकार की जिम्मेदारी होती है और उस पर आगे बढ़ना और उसे कंटिन्यू रखना, उसके हो रहे परफॉर्मेंसेस और उस पर सवाल ना उठने पर डिपेंड करता है। अभी मेरे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं इनका सम्मान उनकी बात को मानता हूँ। उनका कहना था कि जो नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं हो सकते। बाय प्रोफेशन में मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हूँ, एमटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और मैं भली भांति समझता हूँ कि कनेक्टेड हैकिंग और नॉन कनेक्टेड हैकिंग कैसे हो सकती है, टैम्पर्ड चिप्स क्या होते हैं और नॉन टैम्पर्ड। मैं इतनी टेक्निकलिटी में जाना नहीं चाहता, ना तो इतनी टेक्निकलिटी में बात को ले जाना चाहता हूँ। बात बहुत सीधी और साफ है। हमने ईवीएम लाया, हम ईवीएम का प्रयोग करते रहे। ईवीएम पर लगातार काफी वर्षों से सवाल उठ रहा है। जिन देशों को देखकर, जिन देशों की कल्पना करके हम ईवीएम लाए थे, वो देश अब ईवीएम त्याग के वापस से बैलेट पेपर पर आ चुके हैं। तो जब विकसित देश जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमने ईवीएम को अपनाया था, जब वो ईवीएम को त्याग बैलेट पेपर पर वापस आ चुके हैं, तो हमें भी अगर वापस ईवीएम का छोड़ बैलेट पेपर पर आने का सुझाव आ रहा है या आया जाए, तो किस तरीके से वो हानिकारक होगा लोकतंत्र और समाज के लिए, ये मेरा सवाल है। नहीं तो ये जरूरी नहीं ना कि ये जरूरी नहीं ना कि हम किसी के पद चिन्हों पर ही चलें। हम अपनी अलग लीग क्यों नहीं बनाते हैं? हम अपनी अलग लीग बनाएंगे भाई। भारत के पीछे अन्य देश चलेंगे, भारत किसी के पीछे क्यों चले? दूसरी बात, एक सेकंड बहुत छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, बहुत छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद निशिकांत जी के पास आएंगे। अभी रमेश जी कह रहे थे कि जब चुनाव आयोग ने भी आपको बुलाया कि भाई आप ऐसे अपने इंजीनियरों को लेकर के आइए और वो बताएं कि आखिर ईवीएम कहां हैक हो जा रही है और कैसे हैक की जा सकती है। हाँ बोलिए। आपको से क्या तात्पर्य है? कांग्रेस पार्टी को बुलाया था क्या? नहीं, सभी दलों को बुलाया गया था। सभी दलों को बुलाया गया, जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको बुलाया गया था। सर, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं हाँ। कि हमारी मांग ये है हाँ। कि अगर ईवीएम हटा के बैलेट पेपर ला लिया जाए तो इसमें किस बात का संदेह है? जिस भी पार्टी के साथ जनमत है, जिस भी पार्टी के साथ जन समर्थन आज अभी ईवीएम के साथ है, उनके साथ ईवीएम के बिना भी रहेगा। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग क्या कोई पर्सनल कार्यक्रम तो हो नहीं रहा कि वो शादी का कार्ड छपवाएगा और उसके बाद किसी पर्सनल भेजेगा। सुनिए, अगर मगर इसलिए चूंकि जब जहां लग जाते हैं ना तो बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक है, मैं सवाल आपका ले लेता हूं। ठीक है, अगर मगर चूंकि इसलिए ये सब जहां लग जाते हैं ना तो बड़ी वहां पर समस्या आ जाती है। ठीक है, आपका सवाल मैं निशिकांत जी से ले रहा हूं। निशिकांत जी, अगर ईवीएम को हटाकर के वीवीपैट से चुनाव कराए जाए तो समस्या कहां पर आ रही है? योगेश जी, आपको, रमेश जी को और अखिलेश जी, आशीष जी को संध्या जोहार जी। देखिए योगेश जी, मन मेला और तन को धो। मेरी साउंड मुझे ही आ रही है, थोड़ा सा चेक कराएंगे। अब करवा रहा हूँ। ठीक, देखिए कांग्रेस पार्टी का एक आचरण हो गया है कि अंगूर खट्टे हैं, जो उदाहरण था वो इन्हीं पे बैठता है। लेकिन मैं ईवीएम पे बात पे आता हूँ। पहले बैलेट पे बात कर लेते हैं। बैलेट की ही बात कर रहे हैं हमारे मित्र और छोटे भाई, और वो एमटेक हैं इलेक्ट्रॉनिक में। तो मुझे लगता है कि इन्हीं को कांग्रेस पार्टी को भेज देना चाहिए था वहां जो चुनाव आयोग ने हैकाथन कराया था। बैलेट पे आते हैं। बैलेट से चुनाव होते थे और कांग्रेस पार्टी लगभग 50 साल, 40 साल या 45 साल से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बाहर है, एकदम बिल्कुल बाहर है। मतलब 1, 2, 5 अगर कहीं विधायक होंगे तो बहुत बड़ी बात है। बात ये नहीं है, मन के अंदर जो विश्वास खत्म हो गया है कि हम जीत सकते हैं। देखिए, पैरेलली एक के साथ दूसरा चुनाव भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव हुए, झारखंड के भी चुनाव हुए और वहां पे शानदार विक्ट्री झामुमो के गठबंधन में कांग्रेस को मिला है। और उसका बधाई राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के
पराक्रम को हम सलाम करते हैं। मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन कैसा है योगेश जी कि एक तरफ जीत के पराक्रम को सलाम भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हार को स्वीकार नहीं कर रहे। विषय ये है कि जब आप जनता के बीच में जनादेश खोदते हो तो अलग चीज है कि जनादेश खो दिए, जनता के बीच में गए। एक्चुअली आपके नेतृत्व करता नहीं है और जमीन पे कार्य करता नहीं है। देश की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस को नकारा और अभी महाराष्ट्र में जो आपने इतने सारे भ्रम की राजनीति की, आपने हरियाणा में जितने भ्रम की राजनीति आपने की, सारे मिथक को तोड़ते हुए हरियाणा भी और महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र में जो भी हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, आपको याद होगा 2019 में भी हमको यही विक्ट्री मिली थी हमारे गठबंधन को, लेकिन मनसा थी इनको हमारी गठबंधन तोड़ने की, इसलिए शिवसेना को चुराया गया, चुरा के वहां पे अपनी सरकार स्थापित कर ली। परिणाम क्या है? महाराष्ट्र की जनता ने किसको आशीर्वाद दिया? भारतीय जनता पार्टी को, जो कभी 132 सीट नहीं पाई, वो ऐतिहासिक बहुमत। लेकिन वहां पर भी तो अब शिव सैनिकों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से ही जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जब 5 बजे जो आंकड़ा आया कि इतने वोट पड़े, इतना मतदान हुआ, इतने फीसदी, उसके बाद 9-10 बजे जो मतदान का परसेंटेज आता है वो अलग आता है, अगले दिन जो मतदान का परसेंटेज आता है वो अलग आता है, तो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? योगेश जी, आपको थोड़ा सा ना चुनाव आयोग के ब्रीफ को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। आप तो देखते होंगे, हमारे मित्र लोग नहीं देखते। जब चुनाव आयोग ने 5-5:30 बजे आंकड़ा दिया था तो 58 पॉइंट समथिंग दिया था और उसके बाद प्रोविजन बताया था, प्रोविजनल जो हो सकता है वो 63 पॉइंट समथिंग जाएगा। दूसरे दिन जब 1.5 दिन के बाद ये आंकड़ा आया तो 66% आया। बात ये है कि आपको चीजों को अपने अकॉर्डिंग देखने की आदत हो गई है। आपको लगता है कि राजकुमार का बेटा ही राजकुमार बनेगा, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता। देखिए, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और जब जनादेश का आप सम्मान नहीं करते तो स्थिति क्या होती है कि पूरे भारत के नक्शे में 2 राज्य में कांग्रेस दिखती है। कौन सी कांग्रेस? जो 1885 में बनी, 150 साल 135 साल से चल रही कांग्रेस। आप समझिए कि जनता ने ना बैलेट से भी इनको नकारा, लगातार नकारा, और इससे भी ईवीएम से भी नकार रही है। तो अगर बैलेट से भी नकार रही है, ईवीएम से भी नकार रही है, तो अब ये चाहेंगे क्या? नॉमिनेटेड होंगे क्या? ये चाहते क्या है, पहले ये तय कर ले। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु, श्रीमान खड़गे जी ने कहा कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये भी तय करेगी कि जितने एमपी, एमएलए और पार्षद ईवीएम से जीत के आए हैं वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि उसी ईवीएम से जीत के प्रियंका गांधी ने कल शपथ लिया और उसको बधाई पूरी कांग्रेस पार्टी ने दी। मीन्स हाउ इट इज पॉसिबल? इतना कॉन्ट्राडिक्शन तो मैं कभी नहीं, लॉजिकल नहीं समझ सकता। लेकिन लॉजिकल होना और कांग्रेसी होना आपस में कॉन्ट्राडिक्टर है। तो कांग्रेस पार्टी पहले तय कर ले कि उसी ईवीएम से जीते हुए लोगों को एमपी और एमएलए बना के फिर उनका शपथ दिलाना भी है और उसी ईवीएम को गाली भी देना है। तो कौन सी बातों को तोड़ना है वो कांग्रेस पार्टी। ठीक बात, ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आशीष जी, अब बताइए, उसी ईवीएम से जब आपकी जीत होती है तो बधाइयों का तांता लग जाता है और उसी ईवीएम पर आप ठीकरा फोड़ते हैं। झारखंड में सरकार बना लिए हैं तो आप इंडिया गठबंधन की वाहवाही लूट रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में सवाल उठा रहे हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन की जो बात है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन और हाउ इट पॉसिबल को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जहां जीत हो रही है, जहां हार हो रही है, वो स्वीकार्य है, क्योंकि लोकतंत्र का एक चुनाव एक पर्व है और चुनाव आयोग ये करा रहा है। हमारी इंस्टीट्यूशंस पे अभी भी पूरा भरोसा है और हम उसको मान रहे हैं। चुनाव आयोग के दिए गाइडलाइंस पे हम फॉर्म भरते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं और हम चुनाव जीत हार को स्वीकार करते हैं। हम न केवल आज बल्कि पिछले 5 चुनाव से आप देख रहे हैं कि जो लॉजिकल बात ये थी कि बैटरीज जो है वो यूज होने के बाद भी 99% एट द टाइम ऑफ काउंटिंग रहती हैं। 17C से मशीन नंबर मैच नहीं करता है। और जो डेटा की ये बात कर रहे हैं वो 5-5:30 बजे की डेटा की बात नहीं है। अभी इस लोकसभा चुनाव में बिलासपुर में मैं काउंटिंग में था, शाम को 6:30 बजे एक अलग डेटा आया, नेक्स्ट डे एक अलग डेटा आया, 2 दिन बाद चुनाव आयोग का टोटल वोट परसेंटेज का डेटा अलग आया। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि इफ अ कैलकुलेशन इज डन बाय द मशीन तो वो डिजिटली कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अगर एक कैलकुलेशन आया है तो वही रहेगा, चाहे आप उसमें इनफाइनाइट टाइम्स प्रोग्रामिंग क्यों ना चला दें, वो चेंज नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई डेटा एंट्री गलत ना की गई हो, ना चेंज की गई हो। जब तक इनपुट में चेंज नहीं आएगा आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये सारी बातें आ रही हैं, मैं निशिकांत पांडे जी,
मेरे आदरणीय की बात को मैं मानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बातों को आत्मसात करता हूं कि कांग्रेस को लोगों ने ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि बैलेट पे भी हरा दिया है, ईवीएम में हरा दिया है। तो भैया ठीक है, आप हारने दीजिए, एक बार और बैलेट चालू कर दीजिए, हम एक बार और हार लेंगे। आपके लैंग्वेज में हम एक बार और जनता की नजरों से हट जाए भैया, लेकिन आप करवा दीजिए ना। अगर विकसित देशों में ये हो रहा है, हमारे देश में होने में परेशानी क्या है? ठीक है, ये बड़े सवाल उठा जा रहे हैं निशिकांत जी, छोटे से, उसके बाद रमेश जी के पास आते हैं। पोल पे जा रहा है, कांग्रेस को कीपैड फोन चलाना है, कांग्रेस पार्टी चलाए, उसकी स्वीकृति है। देश की जनता की आवाज नहीं, देश की जनता मतदान कर रही है, शानदार प्रतिशत में मतदान करिए और उसका प्रतिशत भी मिल रहा है। अभी कल के डेट में कोई खड़ा होकर बोल दे कि हमको बैलेट पे जाना है, आप लॉजिकल समझिए इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या है? अराजकता फैलाने की कोशिश है। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 7 भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 कांग्रेस समाजवादी पार्टी जीती। कैसे हुआ होगा ये? झारखंड में जेएमएम को और कांग्रेस को बहुत शानदार लीड मिली, शानदार विक्ट्री है ये, उसके लिए तो बधाई देते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि केरल में ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है। आप वही कहना चाह रहे हैं कि जहां पर विपक्ष जीतता है। नहीं, मैं दूसरा बोल रहा हूँ कि देखिए, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, बंगाल के भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार, और मतलब खराब परफॉर्मेंस हुआ हमारा, हम बहुत अच्छा परफॉर्म किए केरल में, तेलंगाना में या बंगाल में या पंजाब में या दिल्ली में। जो स्थिति, मानसिक दिवालियापन जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, वो किसी पार्टी का नहीं हुआ था। इतना बिलो द बेल्ट वही जा सकता है जिसको अपने पे विश्वास खत्म हो जाए, हम तो नहीं जा सकते। ठीक है, आशीष जी आपके पास आएंगे, उससे पहले रमेश पांडे जी, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, बैटरी इश्यूज अक्सर आ रहे हैं, और जब पहले भी चुनाव में लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है, उसको अगर हम देखते हैं, और इसके साथ ही एक चीज और देखने को मिलती है कि जो हम लोग वीडियो भी देखते हैं सामने की, मतदान किसी और पार्टी को दिया जा रहा है, किसी और चिन्ह पर, और जो लाइट जलती है सिंबल की, वो किसी और उसमें जा रही है। ये कैसे टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकती है? देखिए, मैं कुछ बातों को समझना चाहिए। कहना अलग बात है, दिखाना अलग बात है। वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाना अलग बात है। एक्चुअली आप समझिए कि चुनाव की हर प्रक्रिया पारदर्शी है। चुनाव जब शुरू होता है, वोटिंग से पहले, यहाँ भी प्रत्येक चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा हो, हर विधानसभा वाइज, वहां चुनाव से पहले ईवीएम का प्रदर्शन होता है, सारे दलों के लोगों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो भी खामियां हैं वो वहां बता सकता है। उसके बाद जब चुनाव शुरू हो जाता है, तो उस समय भी चुनाव आयोग ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं। अगर किसी को आपत्ति हो तो उस प्लेटफॉर्म पर उसकी आपत्ति कर सकता है, उसका वेरिफिकेशन ले सकता है। अब रही बात जहां मैं देख रहा हूं कि दोनों भाई हमारे कह रहे हैं कि परसेंटेज शाम को 5 बजे कुछ बताया गया, 6 बजे कुछ बताया गया, दूसरे दिन कुछ बताया गया, तो आप उसका भी एक सिस्टम समझिए कि चुनाव आयोग अपना समय निर्धारित किया है कि इस टाइम पे हम एक डेटा देंगे। चुनाव कहीं कहीं 6 बजे तक पड़ता है, कहीं पे जैसे 6 बजे भी लाइन लगी हुई है तो चुनाव वहां रात 9 बजे तक होता रहता है। तो ये डाटा बराबर बदलते रहते हैं। वो जो 5 बजे आता है वो फाइनली डाटा नहीं है। अगर उसमें भी किसी को आपत्ति है, जैसे मान लीजिए 3 दिन के बाद चुनाव आयोग ने एक नया डाटा दिया, तो उस पर भी अगर किसी को आपत्ति है तो जाके क्लियरिफाई कर सकता है। चुनाव आयोग बताएगा कि हमने ये डाटा कैसे और क्यों दिया। तो ये बहुत सारे मेरा अनुमान है आशीष जी, लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में जो नंबरिंग हमने डाली, प्लस माइनस कर रहे हैं तो वो तुरंत नंबरिंग दिखाएगा ना। जैसे आपने उदाहरण दिया कि कैलकुलेटर किसी से कनेक्ट नहीं है तो उसे हैक नहीं किया जा सकता है। तो अगर किसी मशीन में हम नंबरिंग कर रहे हैं, अगर 1 लाख मतदान किसी मशीन में पड़े तो काउंटिंग कंटिन्यू अनवरत जारी है ना। फिर अगर उस काउंटिंग नंबर में अगर शो कर रहा है तो 1 घंटे 2 घंटे का अंतर हो सकता है। 2 दिन का अंतर कैसे फर्क हो सकता है कि 2 दिन बाद एक नंबर में आ रहे हैं, एक नंबरिंग में फर्क आ रही है। आप देखिए, 2 नहीं 4 दिन का अंतर हो सकता है। आप समझिए, आप पहले बात तो ये समझिए कि 2 दिन
ज्यादातर जगहों पे मेरे ख्याल से नहीं आया होगा। क्रिटिकल मैं पर्टिकुलर कोई उदाहरण नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ में सुदूर बनांचल या नक्सल प्रभावित इलाके में वोटिंग हो रही है, वहां जो वोटिंग पार्टी है वो भी 2 दिन के बाद लौट रही है, तो वो रिपोर्टिंग कैसे होगी? आप बताइए, चेंज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ऐसे आप उदाहरण दे रहे हैं। अब शायद मुझे लगता है आशीष जी आप समझ गए होंगे, उसकी भी बात आप रखिएगा। लेकिन एक सवाल और आपसे है, आपने कहा कि हैकिंग की जा रही है, ईवीएम है जब तक तब तक लोकतंत्र नहीं बचाया जा सकता है और ईवीएम के माध्यम से ये लोग जीतते रहेंगे, यानी बीजेपी वाले जीतते रहेंगे। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में भी रामनिवास रावत जो है आपका दामन छोड़ करके बीजेपी के पास गया, उन्होंने मंत्री पद से नवाज दिया। अब वहां पर बीजेपी क्यों चाहेगी कि रामनिवास रावत हार जाएं? अगर ईवीएम में खेला होगा तो रामनिवास रावत को तो वो जिता सकते थे। मैं किसी की हार जीत और लोकतंत्र के चुनाव को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। ना भारतीय जनता पार्टी को कोई कांग्रेस की पार्टी इस बात पे चैलेंज कर रही है या इस बात पे कहा जा रहा है। सीधी सीधी बात ये कही जा रही है, जैसा कि अभी निशिकांत पांडे जी ने कहा कि लोग आईफोन चला रहे हैं और हम कीपैड की बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बात ही कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली देश जो हमसे टेक्नोलॉजी में कई कदम आगे है, कई साल आगे हैं, हाँ। 10, 15, 20 साल आगे है यूएस हमसे, और वो अगर ईवीएम छोड़ वापस बैलेट पेपर पर आए तो कोई तो कारण होगा। और अगर कंट्रोवर्सीज लगातार हो रही हैं, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को खुद को 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है ईवीएम में? तो जब ये सवाल उठ रहे हैं तो बैलेट पेपर पर एक सुदृढ़ चर्चा करने की, एक सार्थक चर्चा करने की, एक सकारात्मक विचार लाने की से पीछे क्यों हट रही है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, निशिकांत पांडे जी। नहीं, नकारात्मक विचार को सकारात्मक का जो प्रयास है वो अद्भुत है। ये नकारात्मक विचार है। दूसरा, देखिए योगेश जी, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, हाँ। बोलता है जहां उंगली रखते हैं वहां दर्द होता है, हाँ। सीटी स्कैन, एमआरआई और सारी चीजें हो गई। आखिर में डॉक्टर ने उसके उंगली का वहां पे दर्द, ये दर्द जो है ना वहां है। क्या है, जब नेतृत्व करता नहीं होता, जब आपके पास विजन नहीं होता, जब आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, ऐसे ही नकारे जाते हैं और लगातार नकारे जाते हैं। विषय क्या है, देखिए उसी वेलेट से जब भूपेश साहब वहां जीत के आए पाटन, देखिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कैसे हारी, आपको 10 सेकंड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति को गिरीश देवांगन को उठा के राजनांदगांव लड़ा दिया गया। विधानसभा की बात कर रहा हूँ ना, लोकसभा नहीं। एक महंत जी को जांजगीर से लाके रायपुर लड़ा दिया गया, छाया वर्मा जी को धरसीवा लड़ा दिया गया और महाराज को बलौदाबाजार लड़ा दिया गया। 4 सीटें 0 हो गई। देखिए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी है, कार्यकर्ता है, ताकत होता है कार्यकर्ताओं के पेट पे लात मार के जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं, और 5 साल आपने जो प्रदेश की स्थिति, आर्थिक आपातकाल की स्थिति बनाई थी, जनता के परिणाम को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। देखिए, सभी लोग जानते थे, मतलब किसी से भी आप पूछते, हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम लोग जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एज है वहां, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को एज है। लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई योगेश जी, नैरेटिव, देखिए मैं आखिरी दिन में बोला, चुनाव के यहाँ रायपुर दक्षिण का चुनाव का परिणाम था, उसके 1 दिन पहले भी डिबेट में कांग्रेस पार्टी कह रहे थे जो सुनील सोनी जी चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत, मतलब पूरा शानदार मेंढक से जीत रही है। आप देखिए, लॉजिकल है ये। उपचुनाव में जब आप बात कर रहे हैं, वो भी रायपुर दक्षिण की बात कर रहे हैं आप, और रायपुर दक्षिण और भारतीय जनता पार्टी पूरक के रूप में 8 वर्षों से 8 बार से काम कर रही है, और आप बोलते हैं कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं, उसके बाद परिणाम आता है कि हार गए, उसके बाद बोलते हैं ईवीएम खराब है। ये जो लॉजिकल योगेश जी है बात, इस पे सवाल उठना चाहिए कि आपके मांगने से हम वो बैलेट तो लाने वाले नहीं। आप अगर नागिन डांस भी करोगे रोड पे तो भी बैलेट नहीं आने वाला, ये लॉजिकल नहीं आने वाला। ये लॉजिकल लैंग्वेज है, देश में कांग्रेस पार्टी नहीं है, पार्टियां हैं। आप इसी पर दिला दो 90 गठबंधन का। चलिए ठीक है, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि वीवीपैट से इलेक्शन होगा नहीं, चुनाव होगा नहीं, और कांग्रेस का और विपक्षी दलों का ये दावा है कि जब तक वो वीवीपैट पर नहीं आ जाएंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। और अनवरत इसी तरीके से वो
जिस तरीके से भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। माफ कीजिएगा निशिकांत जी, अब समय नहीं इजाजत दे रहा है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के अब घमासान छिड़ा हुआ और छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से ये मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।